हेलो दोस्तों, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम है। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे थे जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। अब हम राज्य सरकार से रिलेटेड कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आए हैं। जो दोस्त नए हैं इस पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना है। पूरे जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद वो हम इसमें अंदर लेके आए हैं, बाकी के जो रह गए थे वो पार्ट 2 में लेके आए हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवा दिए थे जो केंद्र सरकार से रिलेटेड थे। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए हम राज्य सरकार से अनुच्छेद जो भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान में मेंशन है। यह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। ठीक है, तो इसमें देखो राज्य सरकार को कुछ जो 3 भागों में बांटा गया है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक, 152 से लेकर 167 तक कार्यपालिका में के बारे में वर्णन है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका के बारे में है 168 से लेकर 213 तक, अनुच्छेद 168 से 213 तक व्यवस्थापिका के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 214 से 237 तक, अनुच्छेद 214 से 237 तक न्यायपालिका के बारे में है, जिसमें 214 237 जिसके अंदर उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय है 214 से 233 तक, अनुच्छेद 214 से 233 तक उच्च न्यायालय है, और जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 234 से लेकर 237 तक भारतीय संविधान में वर्णन है। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से आ सकता है: कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका में कौन कौन से भाग होते हैं। ऑप्शन में आ जाते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरीके का जाता है। कार्यपालिका में देखो कौन कौन होता है: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य महाधिवक्ता। कार्यपालिका का संगठन रूप के कौन कौन है: राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राज्य महाधिवक्ता है। इस तरीके से व्यवस्था मतलब राज्य विधानमंडल होते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल मतलब किसी में विधानसभा होती है, किसी स्टेट के अंदर विधान परिषद होती है। ठीक है, तो विधानमंडल है हमारे राजस्थान के अंदर, तो यहाँ पे विधानसभा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद याद रखना आपको: 152 से लेकर 168 तक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका 168 से 213 तक, और 213 मतलब 214 से लेकर 237 तक इसमें न्यायपालिका के बारे में वर्णन है। जिसमें 200 हाईकोर्ट की बात करें, मतलब हाईकोर्ट की बात करें हम, उच्च न्यायालय की, और जिला न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय है 214 से लेके 233 तक, और 234 से लेकर 237 तक अपने, जिसमें जिला न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 152 में देखो राज्यों का उल्लेख है, राज्यों के बारे में उल्लेख बताया गया है 152 में। 113 153 153 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 के अंदर क्या है कि हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा, 153 के अंदर उल्लेख है। ठीक है, और लेकिन 7वां संविधान संशोधन, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत ये जोड़ा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, दो राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कोई भी राज्यपाल दो से एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये कौन से संशोधन के तहत है? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। उसके तहत क्या है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 153 153 का सब पार्ट है 3। इसके अंदर क्या है कि राज्यपाल को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो संचित निधि से मिलते हैं। किससे थ्रू मिलते हैं? संचित निधि से मिलते हैं। अनुसूचित 2 में के अंदर भी वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो वेतन और भत्तों का अनुसूची में पूछे तो अनुसूची किसमें? अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों के बारे में वर्णित है। इसी प्रकार राज्यपाल का जो वेतन और भत्ते मिलते हैं अनुच्छेद 153 का सब पार्ट 3 के अंदर है, जिसके अंदर वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो संचित निधि से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? संचित निधि से मिलते हैं। अब संचित निधि किसके अंडर होती है? राज्यपाल के अंडर ही होती है। ठीक है, और संचित निधि जो वेतन और मिलता है राज्यपाल को, वो कितना मिलता है? 3,50,000 मतलब 3,50,000 रुपये पर मंथ इसको वेतन मिलता है राज्यपाल को। ठीक है, 154 देखो, अनुच्छेद 154 के अंदर क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो राज्यपाल की जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित है, राज्यपाल को दी गई है। 155 156 157 और 159 इसके अंदर इस तरीके से याद कीजिए: नियुक्ति, कार्यपाल, योग्यता, शपथ। 159 के अंदर शपथ है,
है ना। इस किस तरीके से याद कर सकते हैं इसको, देखो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 155 के अंदर नियुक्ति होगी, फिर कार्यकाल होगा उसका, फिर योग्यता और शपथ। तो देखो 155 के अंदर नियुक्ति बताई गई है, 155 के अंदर नियुक्ति है, 156 के अंदर कार्यकाल है, 157 के अंदर योग्यता और 159 के अंदर शपथ। ठीक है, तो देखो इसमें योग्यता बताई गई है राज्यपाल की, वो कितनी बताई गई है, 35 वर्ष। 35 वर्ष की मिनिमम योग्यता कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष योग्यता एज होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल कार्यकाल होता है। ठीक है, जो 156 अनुच्छेद 156 के अंदर है। नियुक्ति बताई गई है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में इसमें बताया गया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। देखो शपथ, शपथ के बारे में कौन है, शपथ कौन दिलाता है, 159 के तहत है, अनुच्छेद 159 में दिखाया है, शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन, हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है ना, 159 के अंदर वर्णन है। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 के अंदर क्या है, क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यदि हाईकोर्ट किसी भी अपराधी को दंड देता है तो उसको क्षमा करने की शक्ति किसके पास है, 100 राज्यपाल के पास है, अनुच्छेद 161 के तहत। अब देखो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पिछले पार्ट में बताया था आपको कि राष्ट्रपति को, देखो राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत है, और 161 के तहत किसको है, राज्यपाल को। ये याद रखना, 161 के तहत राज्यपाल को और 72 के तहत किसको है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 164 देखो, अनुच्छेद 164 के अंदर बहुमत, जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जिसको बहुमत मिलता है उस बहुमत दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा मंत्री परिषद, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही किया जाता है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 164 के अंदर क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति की, राज्यपाल क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा। इसके अलावा मंत्री परिषद की नियुक्ति भी करेगा 164 के तहत। ठीक है, इसके बाद देखिए अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के अंदर क्या है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता लेकिन इसका एक अभिन्न अंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, है ना, और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 168 के तहत क्या है, राज्यपाल, पूछ लेते हैं कि राज्यपाल क्या विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का सदस्य होता है, नहीं, राज्यपाल विधानसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन एक अभिन्न अंग होता है, उसका पार्ट होता है। राज्यपाल क्या होता है, विधानसभा का एक पार्ट होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है, ओनली क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है, याद रखना, उसका विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा आता है, 199 धन विधेयक। इसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो देखो एक राज्यपाल को धन विधेयक, जब कोई बिल लाया जाता है तो बिल को किस में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और जब बिल पास हो जाता है वहां से और उसके बाद जब उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर बन जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, विधेयक बन जाता है। इसी तरीके से जब राज्यपाल, लेकिन इसमें क्या है कि जब धन विधेयक होगा तो उसको बिना, उसके लिए जो बिल लाया जाएगा वो बिना राज्यपाल की अनुमति के सीधा डायरेक्टली विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। और राज्यपाल के अंदर बिना अनुमति के, राज्यपाल के बिना अनुमति के उसको विधानसभा में प्रस्तुत करके, और जब बिल वहां से पास हो जाता है और उसके बाद उसको वापस से राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल उसमें सिग्नेचर कर देता है, उसको पास कर देता है, तो विधेयक माना जाता है। तो 199 के अंदर क्या होता है, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के पूर्व अनुमति के ही इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया सकता है। ठीक है, और संचय निधि राज्यपाल के अधीन होती है, मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 200 देखो, अनुच्छेद 200 है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, कोई भी विधेयक, अभी बताया था मैंने कि कोई भी विधेयक कब विधेयक बनेगा, कोई भी बिल है जो विधेयक कब बनेगा, जब उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो किसी बिल को विधेयक बनाने के लिए विधानसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद विधेयक कब बनेगा कोई बिल, जब उस पर राज्यपाल के सिग्नेचर हो जाएंगे। किसके अंदर मेंशन है, अनुच्छेद 200 के अंदर मेंशन है विधानसभा, है ना। 213 के अंदर देखो, 213 के अंदर क्या है, अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश की, जो अध्यादेश लाने की शक्ति है राज्यपाल को, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत। अब मुझे बताओ राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश लाने की शक्ति किसके तहत प्राप्त है, 123 के तहत। पिछले पार्ट में मैंने बताया था, पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हर जो भी नया जुड़ा हुआ है इस पर सब्सक्राइब जरूर कर ले इस वीडियो को, ताकि हम जैसे और वीडियो लेकर आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसमें किसी चीज़ से कोई वीडियो देखने से चूके नहीं। ठीक है, और नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरीके से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।